Today in this video I will explain about financial statement of companies. Chapter number 1, Financial Statement of Companies, class 12th accounts. Let's start. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी? फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल का मीनिंग होता क्या है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है? किसी भी हम कभी किसी के बारे में बात करते तो हम यही कहते हैं उसकी फाइनेंशियल मतलब वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है या वो फाइनेंशियली बहुत वीक है. मतलब फाइनेंशियली मतलब उस बहुत स्ट्रांग है मतलब उसके पास काफ़ी पैसा है. फाइनेंशियली वीक है मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है. तो ऐसे ही कंपनीज की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ताकि कंपनी के ऑनर्स को, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, सबको पता लगे, इवन गवर्नमेंट को, कि कंपनी के पास कितना पैसा है, उसकी वो मतलब प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉसेस में चल रही है. तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज प्रिपेयर करते हैं. आज चैप्टर में हम सब यही क्लियर करेंगे. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड प्रोडक्ट मतलब सबसे एंड में बनाया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस में. अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे एंड में क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेज़र करने की प्रोसेस मतलब स्टार्ट होती है. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. मैंने अभी आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए प्रिपेयर की जाती है? ताकि एक कंपनी को, मैनेजमेंट को, ओनर को, इवन गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को, सबको पता लग जाए कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉसेस में चल रही है. इवन इक्विटी शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि उनको कितना बोनस मिलेगा. तो इससे पता लगता है दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी. हमें इंफॉर्मेशन बताती है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, उसके पास कितना प्रॉफिट है, कितना अर्न कर रही है वो. एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन. अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगी दैट मीन्स वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है. अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है. एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग. मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की वो क्या है? अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब जो प्रोसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, उसमें क्या इंक्लूड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कंपनी की, उसमें क्या इंक्लूड है, कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. आपने 11th में पढ़ा होगा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर देन बैलेंस शीट. तो हमें बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर की, हर ईयर बैलेंस शीट बनती है. एंड ऑफ द ईयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और एक स्टेटमेंट बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनेंशियल ईयर की, कि इस ईयर में कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस, कि हमने लॉस इस ईयर हमने लॉस में रहे हैं या प्रॉफिट अर्न किया है. कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कैश कितना आया और कितना गया, इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना. मतलब इनफ्लो मतलब अंदर कितना आया और आउटफ्लो मतलब कितना गया, कितना दिया बाहर. अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स. और क्या है एंड में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल. मतलब बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देती हैं और बहुत सारी कंपनीज में ये ऑप्शन नहीं होता. तो ये सब इस प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं. ठीक है. 1 पर्सन कंपनी. अब यहाँ पे वो 1 पर्सन कंपनी के बारे में बता रहे हैं. क्या होता है 1 पर्सन कंपनी? अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. इवन आपका अकाउंट्स अगर आपने चूज़ किया है तो आपका थ्योरी पॉइंट तो बहुत मस्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में आगे एडमिशन लेंगे तो मोस्टली जो एरिया होता है अकाउंट्स के पेपर में वो थ्योरी से कवर होता है. तो मास्टर डिग्री में तो और भी ज़्यादा थ्योरी पर मतलब फोकस किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एग्ज़ाम का होता है वो थ्योरी होता है.
इवन कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हाफ पार्ट, अगर 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हाफ 8 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल का पूछ लिया जाता है और 8 मार्क्स का थ्योरी का। तो अभी से थ्योरी अपनी स्ट्रांग रखिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो 1% कंपनी क्या होता है? 1% कंपनी, 1% कंपनी स्मॉल कंपनी, ठीक है। 1% कंपनी को क्या कहते हैं? स्मॉल कंपनी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जम्प्टेड होता है मतलब उसको बनाने की नीड नहीं है, वो छूट गई है। जो 1% कंपनी होता है, स्मॉल कंपनी होता है, डोरमेंट कंपनी होता है, वो एग्जम्प्ट होती है, उसको ज़रूरत नहीं होती कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। ओके, आगे फाइनेंशियल ईयर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, all companies are required to have a uniform financial year which shall be a period from 1st April to 31st March every year। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। 1st अप्रैल टू 31st मार्च। जैसे हमारे लिए न्यू ईयर 1st जनवरी को होता है, वैसे कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू कंपनी न्यू ईयर क्या होता है? 1st अप्रैल, और लास्ट डे ऑफ ईयर क्या होता है? 31st मार्च। जैसे हमारे लिए 31st दिसंबर लास्ट डे है, वैसे ही 31st मार्च लास्ट डे होता है कंपनी के लिए। तो हमारे जो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1st अप्रैल टू 31st मार्च। ओके, और हर कंपनी के लिए यूनिफॉर्म मतलब सेम यही ईयर होता है। ये नहीं कोई कंपनी मर्जी से कोई भी ईयर बना ले, नहीं। आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए देखा होगा मोस्टली 1 अप्रैल टू 31st मार्च वाले ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। ओनली कंपनीज विच आर अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। एक चैप्टर है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, उसमें मैं आपको सारा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में बताऊंगी क्या होता है। जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती हैं फॉरेन कंपनी की, रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे होता है एक से ज़्यादा, मतलब दो कंपनियों की बैलेंस शीट को अगर मर्ज कर बनाया जाए, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कहीं कंपनी ऐसी होती है जो फॉरेन से रिलेटेड होती हैं, उनकी कोई सब्सिडी मतलब एक पार्ट कंपनी यहाँ खुली होती है, तो उनका फाइनेंशियल ईयर में भी डिफर हो सकता है। ओके, तो वो यही बता रहा है कि जो फॉरेन कंपनी है रिक्वायर टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट। जो जिस कंपनी की जो उसकी होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी अगर इंडिया में है, तो वो अपनी फॉरेन कंपनी के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंटिंग ईयर को डिसाइड कर सकती है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। आपको फाइनेंशियल ईयर क्लियर हो गया? ठीक है, आगे करते हैं वैल्यू दैट ए कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए बहुत सारी बातें हैं जो माइंड में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, सेक्शन 121 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते जो कंपनी शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। जब भी कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में जो बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इस वे में बनानी चाहिए कि वो ट्रू, बिल्कुल सच वाला और फेयर व्यू दे जो कंपनी के अफेयर से। अगर वो लॉस हो रहा है तो वो भी बिल्कुल ट्रू हो शो करे, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। शेल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 133। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सेक्शन 133 के अंडर, उस सब को फॉलो कर ही उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए। एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए सेक्शन 133 के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, मतलब पूरा करना चाहिए। शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन इन द शेड्यूल 3, और शेड्यूल 3 में जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया अकॉर्डिंग टू उसी फॉर्म उसको बनाना चाहिए। ठीक है, द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द preparation of the balance sheet has been given in part 1 of schedule 3 and prescribed for the preparation of statement of profit and loss has been given in part 2 of schedule 3। तो आपको इससे क्लियर हुआ है जो बैलेंस शीट है वो कैसे प्रिपेयर होगी। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 की 3 में सब कुछ गिवन है, फॉर्मेट गिवन है,
सेम एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग. ओके. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. आपने बिजनेस स्टडी में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा होगा. एनुअल जनरल मीटिंग ईयरली हेल्ड होती है. ठीक है. इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर. सारे इक्विटी शेयर तो दूर दूर होते हैं तो वो कंपनी को नहीं चला सकते. तो सब एक मतलब वोटिंग सिस्टम की हेल्प से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करते हैं जो कंपनी के रूल रेगुलेशन कंपनी को आगे चलाते हैं. उनकी मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है वो बिफोर द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल उनको शेयर होल्डर के सामने रखनी होती है अप्रूवल के लिए. कब रखनी होती है? एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. जो एनुअल जनरल मीटिंग होते हैं एजीएम के नेम से जिस एजीएम कहा जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में, उसके सामने एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने. ओके. द ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट मस्ट बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. बेटा कहीं पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं इसमें आपको क्या करना होता है, जो अगर कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं अकाउंट्स में जो आपके बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं, तो केयरफुली सुनना. उसने बोला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर फॉर द एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. एनुअल जनरल मीटिंग में वो सब उसको क्या करते हैं, मतलब शेयर होल्डर को शो करते हैं. द ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट. जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है और डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है वो भी अटैच्ड होनी चाहिए. ठीक है. अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के? टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर. ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको पहले भी बता दिया. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल कंडीशन पता लग जाए कंपनी की, और इवन हमें नहीं मतलब कंपनी के शेयर होल्डर को ही नहीं बल्कि क्रेडिटर्स को पता लग जाए, गवर्नमेंट को पता लग जाए. ठीक है. टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एसेट और लायबिलिटी के बारे में. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और एसेट लायबिलिटी दोनों चीज़ों के बारे में पता लगाना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं. हैंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. इसलिए इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि वो जो ईयर हमारा जा चुका है पूरा उसकी बनाई जाती है. ठीक है. तो जब हम उस ईयर की बना रहे हैं दैट मीन्स वो क्या हमारा पास्ट है, वो डेट जा चुके हैं, हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट लायबिलिटीज में देख रहे हैं. तो दैट मीन्स वो क्या है, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है. दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस फॉर्म में होती है? मनी की टर्म में होती है. क्या होती है? मनी की टर्म में होती है. देखो फाइनेंशियल होता है मनी की टर्म में, अगर नॉन फाइनेंशियल होगा तो मनी की टर्म में नहीं होगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट. वो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की हेल्प से, और बैलेंस शीट की हेल्प से हमें बताती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है. ये तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करेक्टरिस्टिक्स. अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की, फिर हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट एंड लॉस की. ठीक है. बैलेंस शीट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? जो बैलेंस शीट की करेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट के बारे में बताती हैं. टोटल ऑफ इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द एसेट साइड. जो बैलेंस शीट होती है उसकी जो इक्विटी और लायबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड होती है वो ऑलवेज इक्वल आती है. ठीक है. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर ए पीरियड. जो बैलेंस शीट है वो पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है. इट इज़ ट्रूली ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड. ये इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब ये ट्रू किस डेट के लिए जिस पे ये बनाई जाती है. बिकॉज इवन ए सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज अ चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी. वो बता रहा है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन से भी चेंज हो जाता है एसेट एंड लायबिलिटी में. It show the financial position of the business according to the going concern concept. Going concern concept के according ये हमें क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑब्सोलेट फैक्ट बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग assumption एंड पर्सनल जजमेंट. कई बार
ये इसके अब जो फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल ट्रू नहीं होते, कई बार इसमें बायसनेस आ जाती है, पर्सनल जजमेंट आ जाती है, इस वजह से इसमें किसी टाइम कई बार होता है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन शो हो जाती है। बट आपको जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये माइंड में रखने, जो बैलेंस शीट होती है उसकी दोनों साइड इक्वल आती हैं और वो हमें एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताती है एक ईयर एंडेड में। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो ये बताती है कि ये कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, और ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड होती है, और ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और ये मनी की टर्म में होती है। ये तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मैंने आपको बताया। बैलेंस शीट का भी अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बैलेंस शीट क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ऑलवेज इक्वल आती हैं, ठीक है। और ये ईयर एंडेड पे एक स्पेसिफाइड डेट पे बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, बैलेंस शीट का मेन पर्पस होता है ये देखना कि कितनी कंपनी की एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितने क्रेडिटर है और कितनी डेटर्स है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इट मैचेस द रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, जो हमने अर्न किया, एक्सपेंसेस जो खर्चा है ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड में जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैच करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग द पीरियड। किस लिए देखा जाता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को, ये देखने के लिए कि कितने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए हैं और लॉस सफ़र किया, मतलब कितने कंपनी को लॉस हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड नोट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। देखो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से आप डिफरेंस भी लर्न कर सकते हो। जो प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं बनाया जाता है। फर्स्ट तो है पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है बैलेंस शीट, और जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का है वो पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं बनाया जाता, ठीक है। बैलेंस शीट पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट पीरियड एंड हैंस इट इज़ ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरे साल के बेस्ड होता है, तो इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ओके। अब हम करते हैं शेड्यूल सेकंड, एक परफॉर्मा करते हैं हम बैलेंस शीट का। शेड्यूल थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर फॉर्मेट गिवन। जो हमें शेड्यूल थर्ड में हमें फॉर्मेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। शेड्यूल थर्ड डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट, ये वर्टिकल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। तो पार्ट वन फॉर्म ऑफ अ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, और बैलेंस शीट कब से कब तक बनाई जा रही है, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2010-11 ऐसे लिखना है आपको। यहाँ होते हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ नोट नंबर, फिगर, ठीक है। इसमें करंट ईयर से रिलेटेड पीरियड से रिलेटेड फिगर होते हैं, इसमें प्रीवियस मतलब पिछले ईयर से रिलेटेड फिगर होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट हेड होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी कई बार आपसे ऑप्शन टाइम में पूछ लिया जाता है। इक्विटी एंड शेयर कैपिटल कौन से हेड के अंदर आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के शेयर होल्डर फंड में, ठीक है। और इस तरह से आपको हेड्स के अंदर क्या क्या आता है वो भी अच्छे से लर्न करना है, कई बार ऑप्शन वे में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसमें शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, ओके। नेक्स्ट वन है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और क्या होगा कि जो अलॉटमेंट की मनी है वो पेंडिंग है, वो भी तो लायबिलिटी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होती है, करंट से आपको पता लगता है जैसे करंट एसेट होते हैं जो ऑलमोस्ट नियर होती है मनी के, ऐसे ही करंट लायबिलिटी होती है जो ऑलमोस्ट मनी के नियर होते हैं। नॉन होती है जो फिक्स टाइप में हो जाती है, जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम बोरो करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, अगर आपसे पूछा जाए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस हेड के अंदर आती है,
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज किस हेड के अंडर आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करो, ताकि अगर आपसे पूछा जाए कि किस हेड के अंडर आती है या किस सब हेड के अंडर आती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड है और शेयर होल्डर फंड एक सब हेड है। फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, ये भी इक्विटी एंड लायबिलिटी का एक सब हेड है। नॉन करंट लायबिलिटी ये भी इसी का एक सब हेड है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट वन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जिसको जल्दी से जल्दी हमें विद इन 1 ईयर पे करना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ये करंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सेम है, इसमें ट्रेड पेबल्स हो गए और इसमें क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और इसमें क्या है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसमें अदर करंट लायबिलिटी, इसमें देखो अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मीन्स अगर आप एक याद कर लो तो उसी की हेल्प से आप शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का दूसरा भी बना सकते हो। एसेट साइड में क्या होता है, फिर आपको इसका टोटल करना होता है। बैलेंस शीट के दोनों साइड का, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल ऑलवेज इक्वल आता है। एसेट साइड में क्या होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट, फिर आता है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, नॉन करंट एसेट है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट क्या है, नॉन करंट मतलब जो जल्दी से कैश में नहीं बदलने वाली। नॉन करंट एसेट में एक हेड आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या होती है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए, वैसे जनरल क्वेश्चन आ जाए, फिक्स्ड एसेट में क्या आता है, टेंजिबल, नॉन इंटेंजिबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक तो करंट इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है नॉन करंट, जो जल्दी से मतलब नियर कैश में नहीं कन्वर्ट की जा सकती। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट, वहाँ पे था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे है डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, वहाँ पे था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर नॉन करंट एसेट, वहाँ पे था अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट में क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज होता है जो स्टॉक होता है, वो जल्दी से आप बेचकर पैसा अर्न कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस बेस पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं जो बहुत जल्दी हम कैश में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी ने हमसे छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, एडवांस लिया है। अदर करंट एसेट, ये इसके पार्ट है। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी में सब हेड है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, सेम नॉन, जैसे ही नॉन करंट लायबिलिटी में है वैसे ही करंट लायबिलिटी में है। यहाँ पे लॉन्ग की जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जगह शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसी तरह से एसेट में क्या होता है, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, हमने लायबिलिटी साइड पढ़ा था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट, कोई हमसे इसे लोन भी लेता है जो काफ़ी दिनों के बाद देता है, 1 ईयर से ज़्यादा जिसका टाइम पीरियड हो वो लॉन्ग पीरियड में माना जाता है। करंट एसेट में क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट। ठीक है, ये तो था फॉर्मेट बैलेंस शीट का। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3,
आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।